तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। अब वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश करने के समय घमासान विपक्ष ने जेपीसी अध्यक्ष के फैसले का किया विरोध। अडानी को लगा एक और बड़ा झटका, केन्या ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट समेत $700 मिलियन का डील किया रद्द। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी देख सकते हैं परिणाम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जमानत मिलने के चंद घंटों बाद फिर से गिरफ्तार। दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर आप ने जारी की पहली लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने नेपाल के आर्मी चीफ, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने किया नियुक्त। महिला वोटरों ने पुरुषों को पछाड़ा, 81 में से इतनी सीटों पर ज्यादा संख्या में डाला वोट। जम्मू के बाद अब कश्मीर में भी एनआईए की रेड, 9 आतंकी ठिकानों पर एक्शन। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, पहली बार दागी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। लोकतंत्र हमारे डीएनए में, मानवता सर्वप्रथम, पीएम मोदी का गुयाना की संसद में संदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के न्यायाधीशों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ साथ हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बताते चले दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायली नेताओं पर मुकदमा चलाने का आधार पर बात करते हुए कहा कि न्यायालय को यह मानने के लिए उचित आधार मिला है कि बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गाजा को भुखमरी की ओर ले जाना चाहते हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन पर ही दी जाती है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश करने के समय पर घमासान विपक्ष ने जेपीसी अध्यक्ष के फैसले का किया विरोध। दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संयुक्त संसदीय समिति के समय को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। वक्फ संशोधन बिल 2024 की समीक्षा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गुरुवार को फिर से कहा कि इस संबंध में कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और इसे समय से संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा, जबकि विपक्षी सदस्यों की मांग है कि वक्फ पर संयुक्त समिति के कार्यकाल को और विस्तार दिया जाए। उनका कहना है कि विधेयक के मसौदे में हुए बदलाव के अध्ययन के लिए उन्हें और समय चाहिए। वहीं संसदीय संयुक्त समिति की एक बैठक में समिति के अध्यक्ष व भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने घोषणा की है कि गुरुवार की यह बैठक समिति की आखिरी बैठक होगी और जल्द ही समिति के सदस्यों के बीच एक मसौदा रिपोर्ट वितरित की जाएगी। ऐसा सुनते ही समिति के विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। अडानी को लगा एक और बड़ा झटका, केन्या ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट समेत $700 मिलियन का डील किया रद्द। दोस्तों केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के साथ किए गए सभी समझौतों को रद्द करने की बात कही। इन समझौतों में बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल थीं। बता दें दोस्तों, केन्या द्वारा इन समझौतों को रद्द किए जाने का कारण अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप माने जा रहे हैं। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ रद्द किए गए समझौतों के बारे में स्पष्ट किया कि ये फैसले कंपनी पर लगे आरोपों और संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, पहली बार दागी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों रूस ने यूक्रेन पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ICBM दागी है। यूक्रेन ने दावा किया कि युद्ध में पहली बार रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों से हमला किया है। जानकारी के मुताबिक 21 नवंबर की सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच रूस की ओर से यह हमला किया गया। आशंका जताई जा रही है कि रूस ने RS-26 रूबेज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल की रेंज 5800 किलोमीटर है। यूक्रेन की वायुसेना ने इस हमले की पुष्टि की है। इस मिसाइल के अलावा किंजल, हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया गया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जमानत मिलने के चंद घंटों बाद फिर गिरफ्तार। दोस्तों
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस नई गिरफ्तारी से खान के रिहा होने की संभावना समाप्त हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को खान को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले में जमानत दे दी थी, जिसके बाद उनकी रिहाई की उम्मीदें बढ़ गई थी। यह मामला महंगे बुल्गारी आभूषण सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद ही रावलपिंडी पुलिस ने न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में आतंकवाद और अन्य आरोपों पर दर्ज मामले के सिलसिले में देर रात खान को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर आप ने जारी की पहली लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी यानी आप ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का उनका उद्देश्य है। आपको बता दें कि आपने बीजेपी और कांग्रेस से आए 3 उम्मीदवारों को टिकट भी दिया है। यह पहली लिस्ट पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और आगे और उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। वही बता दें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस लिस्ट को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी कुछ संकेत दिए हैं। वहीं आपकी पहली लिस्ट में जिन्हें टिकट मिला है उनमें छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर चुनाव लड़ेंगे, किराड़ी से अनिल झा आप उम्मीदवार होंगे, विश्वास नगर से दीपक सिंघला चुनाव लड़ेंगे, रोहतास नगर से सरिता सिंह आप उम्मीदवार होंगी, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी आप उम्मीदवार होंगे, बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार होंगे, सीलमपुर से जुबैर चौधरी आप उम्मीदवार होंगे, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान चुनाव लड़ेंगे, गोंडा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ेंगे, करावल नगर से मनोज त्यागी आप प्रत्याशी होंगे, मटियाला से सोमेश शौकीन आपके उम्मीदवार होंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू के बाद अब कश्मीर में भी एनआईए की रेड, 9 आतंकी ठिकानों पर एक्शन। दोस्तों, आतंकवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत एनआईए द्वारा जम्मू कश्मीर में सुबह से ही रेड की जा रही है। इस रेड के दौरान अधिकारियों ने आतंकियों के 9 ठिकानों का पता लगाया है और वहां से भी सामान बरामद किया है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, अल कायदा आदि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के 9 गठित शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के परिसरों पर की गई छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डेटा और दस्तावेज वाले कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी देखे परिणाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट आयोग ने जारी कर दिया है। अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और आपका नाम भी दिखेगा। पास होने वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट होगा। उसकी तारीख का ऐलान बाद में होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि दिसंबर में फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने नेपाल के आर्मी चीफ। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने किया नियुक्त। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच रिश्ते सदियों पुराने और मजबूत हैं। दोनों देशों की जमीनी सीमाएं भी लगती हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई अनूठी परंपराएं भी हैं, जिनमें इंडियन आर्मी चीफ को नेपाल का मानद सेना प्रमुख नियुक्त करना भी एक है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल के 4 दिन के दौरे पर काठमांडू पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाली सेना के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। महिला वोटरों ने पुरुषों को पछाड़ा, 81 में से इतनी सीटों पर ज्यादा संख्या में डाला वोट। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और वोट डालने के मामले में दोनों चरणों में पुरुष मतदाताओं से आगे निकल गए। चुनाव अधिकारियों के अनुसार 81 में से 68 सीटों पर महिलाओं ने अधिक मतदान किया। कुल मतदान प्रतिशत 67.74% रहा, जो 2019 के चुनाव से 1.65% अधिक है। राज्य में 13 नवंबर को 43 सीटों और 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए मतदान हुआ। वहीं बताते चले दोस्तों कि मतदान के पहले चरण में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा थी और यह प्रवृत्ति दूसरे चरण में भी जारी रही, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में लगभग 2.5 लाख ज्यादा वोट डाले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्वाचन क्षेत्रों सहित 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। वहीं महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी ने दोनों पक्षों के राजनीतिक दलों में आशावाद जगाया है। जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार के गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पिछले चुनाव की तुलना में महिलाओं की यह महत्वपूर्ण भागीदारी उन्हें
फायदा पहुंचाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने भरोसा जताया कि उनकी सामाजिक कल्याण योजनाओं को महिलाओं ने पसंद किया है। दूसरी ओर भाजपा नेता दीपक प्रकाश महिलाओं के इस उच्च मतदान को इस बात का संकेत मानते हैं कि महिलाएं झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ मतदान कर रही हैं, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं के निर्णयों